and on we'll go. Hello my dear students, this is your first lecture of your economics statistics class that is called correlation. Yes, term 2 का correlation chapter हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है फॉर योर फ्यूचर लर्निंग, राइट. सो इस चैप्टर को हम लोग और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इस चैप्टर को हम और ईजी तरीके से समझ पाएंगे जब आप इस वीडियो को कॉन्सेंट्रेटेडली मेरी वीडियो को देखोगे, राइट. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू से प्लीज़ शेयर माय वीडियोस टू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो. अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल शेयर करना. क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको और भी ज़्यादा बेस्ट तरीके से वीडियोस को बनाऊं और भी ज़्यादा इजी तरीके से वीडियोस आपके सामने परफॉर्म करूं, लेकिन वो सिर्फ तभी पॉसिबल होगा व्हेन द नंबर ऑफ व्यूअर्स वर इंक्रीजिंग, राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, राइट. इस चैप्टर को ईजी बनाते हैं, चलते हैं आगे, देखते हैं, है ना. तो देखो क्या है, सबसे पहला जो डेफिनेशन है, चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ कोरिलेशन. क्या नाम है? मेजर्स ऑफ कोरिलेशन. तो जैसे चैप्टर का नाम है कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या कहता है? ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है. इट इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिकल टूल which studies the relationship between two variables. जो दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोरिलेशन कहते हैं. मतलब दो वेरिएबल्स, मतलब इट्स वेरी सिंपल. अगर हम सिंपल वे में समझना चाहें, इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी वे में अगर हम इसको समझें कोरिलेशन एक्चुअली में क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल वी आर कमिंग अगेन फॉर द माइक्रो इकोनॉमिक्स. हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में चलते हैं और मैंने वहाँ पे आपको डिमांड चैप्टर पढ़ाया था, राइट. याद है ना? और नहीं है तो पहले देख लीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लेकर आता हूँ और समझाता हूँ आपको किस तरीके से होगा वो पार्ट. तो देखिए, आई होप कि ये वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा है. ये देखिए, सबसे पहले अगर हम नॉर्मल सी बात करें हमारे कोरिलेशन की, किसकी? कोरिलेशन की. तो मैंने आपको बताया कि दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन है. ये कैसे है दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन? देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी और ये है हमारा डिमांड ऑफ एक्स कॉमोडिटी, राइट. तो ये कह रहा है प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घट रही है, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड पे कितना फर्क आ रहा है. दैट रिलेशन इज नोन एज कोरिलेशन. इस रिलेशन को कोरिलेशन कहते हैं. क्या? व्हाट the relation between price and demand means what we change in price so that it should be changed in the demand also. इसका मतलब क्या है? कितना प्राइस में चेंज आए, कितना प्राइस में चेंज हुआ, जिसकी वजह से कितना डिमांड पे फर्क पड़ा. दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन. मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, राइट. अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है. जैसे मैंने आपको बताया, किसी कॉमोडिटी के प्राइस बढ़े, प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड घट गई तो नेगेटिव रिलेशन हो गया. ऐसे ही सिमिलरली किसी कॉमोडिटी के प्राइस बढ़े, उससे डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डिमांड वैसी की वैसी है. तो इट शुड बी से दैट कि यहाँ पर क्या होता है, व्हेन वी शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. क्या? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नोन एज कोरिलेशन. उसे हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. यस, नाउ अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारा बेसिक पार्ट, जो क्या है? कोरिलेशन की डिग्रीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जब एग्जाम में न्यूमेरिकल पोर्शन करने को आएगा, एक्चुअली एग्जाम में न्यूमेरिकल ही आएगा करने को, किसके ऊपर से? कोरिलेशन के ऊपर. तो जब कोरिलेशन से न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा कि आपका R मीन्स कोरिलेशन क्या आया और वो क्या डिग्री है ना, किस डिग्री पर आया, उसका मतलब क्या होता है, ये आपको वहाँ पे समझाना पड़ेगा. तो इसलिए मैं आपके लिए बहुत ईजी बना रहा हूँ. क्या कि बचपन में आपने पढ़ा है ना नंबर लाइन्स. नंबर लाइन सब लोगों ने पढ़ा है. नंबर लाइन सिस्टम मीन्स हम बोलते हैं द इंटीजर्स विच आर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन्स, द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. हेयर ये सब क्या हैं? दीज आर ऑल कॉल्ड इंटीजर्स. लेकिन मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं. वो कैटेगरीज क्या हैं वो देखिए. अगर आपका आंसर, मतलब जब न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करेंगे और आपका R, कोरिलेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? हम कोरिलेशन को
r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका r 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0, तो उसे हम बोलेंगे ज़ीरो कोरिलेशन और नो कोरिलेशन, राइट। क्या बोलेंगे, ज़ीरो कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। लेकिन अगर आपका आंसर आ रहा है 1, क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो यू आर गिविंग, आप क्या लिखने वाले हो, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या, इफ योर आंसर इज एग्जैक्ट 1, you have to write perfect positive correlation, right? If your answer is -1, then you are writing perfect negative correlation. तब क्या लिखने वाले हो, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो समझ में आया क्या बोला, अगर आपका आंसर 1 आ रहा है पॉजिटिव का तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और माइनस का 1 आ रहा है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया है, पक्का, श्योर। अब देखो, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट पॉजिटिव तो हमारा समझ में आ गया। उसके बाद अगर आपका आंसर इनके बीच में आ रहा है, मतलब अगर आपका आंसर इनके बीच में आ रहा है, मतलब यहाँ 0.9 से 1 पे लाई करता है और 0.9 भी अगर होता है, तो वी आर सेइंग दैट इट इज़ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पे आ रहा है 0.9 आ रहा है, या 0.9 से 1 के बीच में आंसर आ रहा है, तो वी आर राइटिंग वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। सिमिलरली वी हैव हेयर ऑल्सो, अगर आपका नेगेटिव में आ रहा है और इसके बीच में आ रहा है, तो वी आर राइटिंग वेरी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, वेरी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आता है हमारा दूसरा, अगर आपका आंसर इनके बीच में आ रहा है, मीन्स 0.9 से 0.75 माइनस के बीच में आ रहा है, तो यू आर राइटिंग फेयरली हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन। क्या लिखने वाले हो, फेयरली हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर आपका आंसर इनके बीच में आ रहा है, मीन्स पॉजिटिव साइड से आ रहा है, तो यू आर राइटिंग फेयरली हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, फेयरली हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। उसके बाद अगर आपका आंसर इसके बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, तो यू आर राइटिंग व्हाट, मॉडरेट पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि नेगेटिव साइड है। और अगर इसके बीच में आ रहा है, किसके बीच में, 0.25 से 0.75 के बीच में, तो आप बोलोगे मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर यहाँ इसके बीच में आ रहा है 0 से माइनस के 0.75 से माइनस के 0.25 तक, तो आप बोलोगे मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब बचता है हमारा ये 0 से 0.25 और 0 से 0.25 माइनस का। अगर आपका आंसर इनके बीच में आ रहा है, किनके बीच में आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है, तो एट दैट टाइम आप क्या बोलोगे, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या कहलाएगा ये हमारा, ये कहलाएगा लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या कहलाएगा बेटा, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, ये समझ में आया। इसको एक बार रिवाइज कर ले। अगर 1 आ रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, इन दोनों के बीच में आ रहा है तो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, इन दोनों के बीच में आ रहा है तो हाई डिग्री ऑफ फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, इन दोनों के बीच में आ रहा है तो मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, इन दोनों के बीच में आ रहा है तो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब इधर अगर आएंगे तो 1 और 0.9 के बीच में तो वेरी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, इन दोनों के बीच में आएगा तो फेयरली हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, इन दोनों के बीच में आएगा तो मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और इन दोनों के बीच में आएगा तो लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। आई होप कि आपको ये वाला पूरा पार्ट कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा, राइट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कोरिलेशन है वो किसके बीच में रहता है, तो कोरिलेशन हमेशा आपका 1 पॉजिटिव के 1 से नीचे होगा या बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। क्या, आर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव जो 1 है ना, पॉजिटिव के 1 से कम होगी या पॉजिटिव का 1 ही होगी, ठीक है। और आपकी जो आर की वैल्यू है वो माइनस का जो 1 है उससे ज़्यादा होगी या बराबर होगी। क्या, माइनस के 1 से ज़्यादा होगी या बराबर। मीन्स अगर आपका आंसर, क्या, अगर आपका आंसर -1, जैसे -1 से आगे बढ़ रहा है ना, कम जा रहा है उससे, या फिर 1 से ऊपर जा रहा है 1.5 1.2, तो जोर से गाल पे तो थप्पड़ लगा लेना, क्योंकि आंसर गलत आया है ठीक है, आंसर गलत आया है, लेकिन थप्पड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, आगे इन क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद आपको कोई कभी भी दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। आपका आंसर हमेशा इन डिग्रीज के बीच में ही आएगा, ठीक है। अगर इनसे बाहर आता है तो आंसर गलत माना जाता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि 2 थप्पड़ लगा लेना गाल पे, है ना। इट इज़ जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो ये समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। आपका जो आर है वो किसके बीच में आएगा, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपको याद कर लेनी है। योर आर लाई बिटवीन दीज 2 वैल्यूज ओनली, ठीक है। क्लियर है ना? आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, लेकिन टाइप्स ऑफ कोरिलेशन से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। पहले क्या पढ़ लेते हैं? मेथड्स ऑफ कोरिलेशन पढ़ लेते हैं। तो देखो कोरिलेशन को कैलकुलेट कैसे कैसे करते हैं, मतलब कितने मेथड्स हैं कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के। तो कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के बेटा टोटल 3 मेथड्स हैं हमारे पास। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन मेथड एंड स्पीयरमैन्स कोरिलेशन, राइट। तो देखिए सबसे पहला है स्कैटर डायग्राम, दूसरा है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और तीसरा है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये क्या है? 3 मेथड्स हैं हमारे पास जिनसे हम कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू आवर डिलीटेड सिलेबस फॉर दिस ईयर, जैसे कि आपको पता है हमारा सिलेबस डिलीट हुआ है, रिड्यूस हुआ है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि हमें सिर्फ ये कार्ल पियर्सन वाला मेथड करना है, स्कैटर डायग्राम वाला मेथड और स्पीयरमैन कोरिलेशन मेथड नहीं करना है, राइट। आपको कौन सा मेथड करना है? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाला मेथड करना है सिर्फ, राइट। आप खुश हो गए होंगे ना? चलो इनको सिर्फ याद कर लीजिए कि मेथड्स 3 हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इनके अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन वाले मेथड से एक्चुअली आपको पता हो तो कार्ल पियर्सन सबसे पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कोरिलेशन को फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया है, राइट। तो कार्ल पियर्सन ने हमें 4 मेथड्स दिए हैं। हाउ मेनी मेथड्स ही गिव? 4 मेथड्स इन्होंने हमको दिए हैं। पहला है एक्चुअल मीन मेथड। व्हाट इज द फर्स्ट मेथड? एक्चुअल मीन मेथड। सेकंड है डायरेक्ट मेथड, थर्ड है शॉर्टकट मेथड एंड फोर्थ इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो कार्ल पियर्सन ने हमको कितने मेथड्स दिए हैं? कार्ल पियर्सन गिव अस 4 मेथड्स, राइट। व्हाट आर दोज? फर्स्ट मेथड इज एक्चुअल मीन मेथड, next is direct method, third is what? Shortcut method and fourth is step deviation method। बेसिकली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कौन सा? शॉर्टकट मेथड, है ना। वो थोड़ा सा क्या है, डायरेक्ट मेथड बहुत इजी हो जाता है। एक्चुअल मीन मेथड भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इजी है, समझ में सारे आ जाएंगे, इजी सारे हैं, राइट। अब 1 बाय 1 हम इसको फॉर्मूले के साथ पढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चारों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। इसलिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि आपको, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जैसे नई वीडियो अपडेट होगी, अपलोड होगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। अब हम चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पे। किस पे चलते हैं? टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन में भी हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स हैं, उसके फर्दर टाइप्स हैं। वी से दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। तो हमने बनाया एक पॉजिटिव कोरिलेशन, एक नेगेटिव कोरिलेशन। दूसरा है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो एक बना दिया लीनियर कोरिलेशन, एक नॉन लीनियर कोरिलेशन। ऐसे ही हमारे पास 3 हैं, सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन। तो 3 मेथड कौन कौन से हो गए? सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन। अब इसके बारे में डीप स्टडी में आपको बताता हूँ कि इनका मतलब क्या है, एक्चुअली ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, और इनका डेफिनेशन हमें याद करनी है। तो वो क्या है डेफिनेशन, राइट। तो लेट अस स्टार्ट। अब इनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा, मेहनत को सफल आप ही लोग कर सकते हैं ना। तो प्लीज़ शेयर माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। एंड चलो अब शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपना टाइप्स ऑफ कोरिलेशन का पहला पार्ट, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। ये पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? देखो बहुत सिंपल सी बात है। पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स व्हेन वी आर मूविंग ऑन द सेम डायरेक्शन, एंड नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स वन इज गोइंग फॉर द वन डायरेक्शन एंड अदर इज गोइंग द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब देखो, मैं अगर ईस्ट में जा रहा हूँ और मेरा फ्रेंड भी मेरे संग ईस्ट में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। हम दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं।
लेकिन अगर मैं ईस्ट में जा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड वेस्ट में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन, ऑपोजिट में जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था प्राइस एंड डिमांड। अगर जैसे आपको बताया था कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से उसकी डिमांड घट रही है, राइट, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन, मींस वन इज इंक्रीजिंग अदर इज डिक्रीजिंग, तो इट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। एंड पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हेन देयर शुड बी अ डिमांड ऑफ सॉल्ट, प्राइस ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस बट डिमांड डजंट इफेक्ट, डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, राइट। इट डजंट मीन, इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस भी बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है उसके साथ साथ, और डिमांड डिक्रीज नहीं हो रही है। इट वी कॉल इट एज, उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। मींस व्हेन बोथ आर गोइंग फॉर द सेम डायरेक्शन, दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव है, दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव है। आई होप इट इज क्लियर। फिर आता है हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। अभी लीनियर कोरिलेशन क्या है और नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या है, ये प्रोपोर्शनल पर बेस्ड है, प्रोपोर्शनेट पर बेस्ड है, कांस्टेंट बेस्ड है। मींस अगर 2 कदम आगे बढ़ता हूँ तो मेरा फ्रेंड भी 2 कदम ही आगे बढ़ रहा है, राइट। मींस हमारा प्रोपोर्शन सेम रहेगा। सेम कैसे रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे एक राम है और एक श्याम है, ठीक है। तो राम जो है वो 4 कदम आगे बढ़ा और जो श्याम है वो 8 कदम आगे बढ़ा, ठीक है। फिर आगे हमने बढ़ा कि ये जो राम है वो 12 कदम को आगे बढ़ा, तो ये हमारा 24 कदम आगे बढ़ गया, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर जो हमारा राम है वो 6 कदम आगे बढ़ा और श्याम 12 कदम आगे बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, जब से कट करोगे तो प्रोपोर्शन सेम आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1/2 1/2 1/2 मीन्स प्रोपोर्शनेट दोनों का सेम रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर कोरिलेशन। और जब ये सेट नहीं बैठ पाएगा, जब इनका प्रोपोर्शनल जो प्रोपोर्शनेट में आंसर आ रहा है वो इक्वल नहीं होगा, तो इसे हम बोलेंगे नॉन लीनियर कोरिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10 और यहाँ पे मैंने ले लिया 20, तो जब मैंने इसे कट किया तो 2 से कट करते हैं, तो यहाँ आ गया 2, 4 2 जा और ये आया 5, तो कितना आया हमारा 2/5। अब इसे कट करोगे तो कितना आएगा 6 और यहाँ पे कितना आएगा 10, फिर कट कर सकते हो 3 और कितना आएगा 5, तो 3/5, तो यहाँ पे 2/5 आ रहा है, यहाँ पे 3/5 आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं ना, तो इट इज़ कॉल्ड नॉन लीनियर कोरिलेशन। क्या कहते हैं इसको, नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। अब आता है लास्ट एंड द फाइनल कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन। अगर सिंपल कोरिलेशन की बात करूं तो जब हम 2 वेरिएबल्स के बीच में बात करते हैं, जैसे मैंने बताया प्राइस एंड डिमांड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये क्या है बेटा, सिंपल कोरिलेशन है। मींस जब हम 2 पार्ट्स को लेकर चलेंगे, 2 के बारे में बात करेंगे, सिंपल कोरिलेशन कहलाता है। मल्टीपल के बारे में बात करेंगे, जैसे क्रॉप की बात करते हैं, वीट, क्या वीट जो मैंने वीट ग्रो किए तो मैंने उसमें बेटर सीड्स यूज़ किए, संग में रेनफॉल बेटर हुई, तो मेरा जो प्रोडक्शन है वो 3 पर्टिकुलर पार्ट पे डिपेंड करा कि उसका सीड्स, मेरा जो प्रोडक्शन है वो 3 पार्ट पे डिपेंड किया। उसका सीड्स अच्छा था इसलिए अच्छा प्रोडक्शन हुआ, उसमें रेनफॉल अच्छी हुई इसलिए अच्छा प्रोडक्शन हुआ, और उसका जो फर्टिलाइजर्स थे वो मैंने बहुत अच्छे डाले इसलिए अच्छा प्रोडक्शन हुआ। तो जब हम 2-3 चीज़ों की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। जब हम 2-3 वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हम बोलेंगे मल्टीपल कोरिलेशन। मतलब प्रोडक्शन अगर बहुत अच्छा हुआ तो हमने उसके रीजंस क्या क्या वेरिएबल्स यूज़ किए, उसके गुड सीड्स मतलब HYV सीड्स यूज़ किए, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए हमने उसके अंदर, और रेनफॉल बहुत अच्छा हुआ। तो ये 3 कंडीशंस आ गई ना, तो 3 वेरिएबल्स हमने लिए, इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। 2 से ज़्यादा जब वेरिएबल्स लेते हैं तो क्या बोलते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। अब पार्शियल कोरिलेशन क्या है, होंगे तो 2 ही लेकिन बाकी वालों को कांस्टेंट रखेंगे। जैसे प्रोडक्शन अच्छा क्यों होता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है शायद सर सीड्स अच्छे यूज़ किए होंगे, HYV सीड्स यूज़ किए होंगे, और रेनफॉल अच्छी हुई होगी, फर्टिलाइजर्स अच्छे डाले होंगे, इंसेक्टिसाइड्स को छिड़का होगा बार बार, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए होंगे, वीडिसाइड्स यूज़ किए होंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। लेकिन हमने बोला मेरा प्रोडक्शन इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि मैंने सीड्स अच्छे यूज़ किए थे, तो दैट इज़ कॉल्ड कि मैंने 2 के बारे में बात करी और बाकी सबको कांस्टेंट कर दिया, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। मींस जब हम बेसिकली 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं, संग में ये कांस्टेंट रखते हैं, रेनफॉल,
इतनी ही होगी, फर्टिलाइजर इतने ही डाले होंगे, मतलब ये चीज़ लिमिटेड कांस्टेंट कर देंगे। बाकी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे, बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखकर उसे हम बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? पार्शियल कोरिलेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और मैं इस वीडियो को और भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ और भी टॉपिक बना सकता हूँ और इजी कर सकता हूँ वो सारे टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। बट आई नीड योर सपोर्ट। इट शुड बी टू ग्रोइंग एवरीवेयर, इट शुड बी स्प्रेड एवरीवेयर। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू। आप ही कर सकते हो वो सारे काम। तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट आई कैन अप्रिशिएट इट, आई गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम योर साइड। योर अप्रिसिएशन टू मी इज जस्ट टू शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स ओनली, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर द डे, हैव अ नाइस डे। हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूँ। जैसे ही आएंगे तो वो आपको बेल बज जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता पड़ जाएगा मैं नई वीडियो डाली है। तो प्लीज़ बी श्योर कि यू कैन शेयर इट, लाइक इट, कमेंट इट and share to your friends also. Thank you for the day. Have a nice day.